नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत करती हूँ गोदान भाग 20। फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर के सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों में छिपी हुई संगीत का गुप्त दान कर रही थी। गांवों में ऊख की बुवाई लग गई थी। अभी धूप नहीं निकली, पर होरी खेत में पहुंच गया था। धनिया, सोना, रूपा तीनों तलैया से ऊख के भीगे हुए गट्टे निकाल निकाल कर खेत में ला रही थी और होरी गड़ासे से ऊख के टुकड़े कर रहा था। अब वह दाता दिन की मजूरी करने लगा था। किसान नहीं, मजूर है। दाता दीन से अब उसका पुरोहित जजमान का नाता नहीं, बल्कि मजदूर और मालिक का नाता है। दाता दीन ने आकर डांटा, हाथ और फुर्ती से चलाओ होरी, इस तरह तो तुम दिन भर में ना काट पाओगे। होरी ने आहत अभिमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूँ महाराज, बैठा तो नहीं हूँ। दाता दीन मजदूरों से रगड़ कर काम लेते थे, इसलिए उनके यहाँ कोई मजदूर टिकता ना था। होरी उसका स्वभाव जानता था, पर जाता कहाँ। पंडित उसके सामने खड़े होकर बोला, चलाने चलाने में भेद है। एक चलाना वह है कि घड़ी भर में काम तमाम, दूसरा चलाना वह है कि दिन भर में भी एक बोझ ऊख ना कटे। होरी ने विस्का घूट पीकर और जोर से हाथ चलाना शुरू किया। इधर महीने से उसे पेट भर भोजन न मिलता था। प्रायः 1 जून तो चबैने पर ही कटता था। दूसरे जून भी कभी आधा पेट भोजन मिला, कभी कड़ाका हो गया। कितना चाहता था कि हाथ और जल्दी उठे, मगर हाथ जवाब दे रहा था। उस पर दाता दिन सिर पर सवार थे। क्षण भर दम ले लेने पाता तो ताजा हो जाता, लेकिन दम कैसे ले? घुड़कियां पड़ने का भय था। धनिया और तीनों लड़कियां ऊख के गट्टे लिए गीली साड़ियों से लथपथ कीचड़ से सनी हुई आईं और गट्टे पटक कर दम मारने लगी कि दाता दिन ने डांट बताई, यहाँ तमाशा क्या देखती है धनिया, जा अपना काम कर, पैसे सेत में नहीं आते। पहर भर में तू एक खेप लाई है, इस हिसाब से तो दिन भर में भी ऊख ना ढूल पाएगी। धनिया ने त्योरी बदल कर कहा, क्या जरा दम भी ना लेने दोगे महाराज? हम भी तो आदमी हैं, तुम्हारी मजूरी करने से बैल नहीं हो गए। जरा मुंह पर एक गट्ठा लाद कर लाओ तो हाल मालूम हो। दाता दिन बिगड़ उठे, पैसे देने हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम मार लेना है तो घर जाकर दम लो। धनिया कुछ कहने ही जा रही थी कि होरी ने फटकार लगाई, तू जाती क्यों नहीं धनिया, क्यों हुज्जत कर रही है? धनिया ने बीड़ा उठाते हुए कहा, जा तो रही हूँ, लेकिन चलते हुए बैल को औगी न देना चाहिए। दाता दीन ने लाल आंखें निकाल ली, जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, जभी दाने दाने को मोहताज हो। धनिया भला क्यों चुप रहने वाली थी? तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने नहीं जाती। दाता दीन ने पैने स्वर में कहा, अगर यही हाल है तो भीख भी मांगोगी? धनिया के पास जवाब तैयार था, पर सोना उसे खींचकर तलैया की ओर ले गई। नहीं बात बढ़ जाती, लेकिन आवाज की पहुंच के बाहर जाकर दिल की जलन निकाली। भीख मांगो तुम, जो भिखमंगे की जात हो। हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। सोना ने उसका तिरस्कार किया, अम्मा जाने भी दो, तुम तो समय नहीं देखती, बात बात पर लड़ने बैठ जाती हो। होरी उन्मत्त की भांति सिर से ऊपर गड़ासा उठा उठाकर ऊख के टुकड़ों के ढेर करता जाता था। उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी, उसमें अलौकिक शक्ति आ गई थी। उसमें जो पीढ़ियों का संचित पानी था, यह इस समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र की सी अंत शक्ति प्रदान कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, सिर में फिरकी सी चल रही थी, फिर भी उसने हाथ यंत्र की गति से बिना थके बिना रुके उठ रहे थे। उसकी देह से पसीने की धार निकल रही थी, मुंह से पिचकुट छूट रहा था, सिर से धम धम का शब्द हो रहा था, पर उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया था। सहसा उसकी आंखों में निबिड़ अंधकार छा गया, मालूम हुआ वह जमीन में धंसा जा रहा है। उसने संभलने की चेष्टा से शून्य में हाथ फैला दिए और अचेत हो गया। बड़ा सा हाथ से छूट गया और वह औंधे मुंह जमीन पर पड़ गया। उसी वक्त धनिया ऊपर गट्ठा लिए आई। देखा तो कई आदमी बोरी को घेरे खड़े थे। एक हलवाहा दाता दीन से कह रहा था, मालिक तुम्हें ऐसी बात ना करनी चाहिए थी, जो आदमी को लग जाए, पानी मरते ही मरते तो मरेगा। धनिया ऊपर गट्ठा पटक कर पागलों की तरह दौड़ी हुई होरी के पास आई।
और उसका सिर अपनी जांग पर रखकर विलाप करने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे सोना दौड़कर पानी ला और जाकर शोभा से कहते दादा बेहाल है। हाय भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? अब किसकी होकर रहूंगी? कौन मुझे धनिया कहकर पुकारेगा? लाला पटेश्वरी भागे हुए आए और स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या करती है धनिया? होश संभाल। होरी को कुछ नहीं हुआ, गर्मी से अचेत हो गया है, अभी होश आया जाता है। दिल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा? धनिया ने पटेश्वरी के पांव पकड़ लिए और रोती हुई कही, क्या करूं लाला जी, नहीं मानता। भगवान ने सब कुछ हर लिया, मैं सब्र कर गई, अब सब्र नहीं होता। हाय रे मेरा हीरा। सोना पानी लाई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी के छींटे दिए। कई आदमी अपनी अपनी अंगोछियों से हवा कर रहे थे। होरी की देह ठंडी पड़ गई थी। पटेश्वरी को भी चिंता हुई, पर धनिया को वह बराबर साहस देते जाते थे। धनिया अधीर होकर बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ है लाला, कभी नहीं। पटेश्वरी ने पूछा, रात कुछ खाया था? धनिया बोली, हाँ, रोटियां पकाई थी, लेकिन आजकल हमारे ऊपर जो बीत रही है वह क्या तुमसे छिपा है? महीनों से भरपेट रोटी नसीब नहीं हुई। कितना समझाती हूँ, जान रखकर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं। सहसा होरी ने आंखें खोल दी और उड़ती हुई नजरों से इधर उधर ताका। धनिया जैसे जी उठी, विभल होकर उसके गले से लिपट कर बोली, अब कैसा जी है तुम्हारा? मेरे तो प्राण नहों में समा गए थे। होरी ने कतर स्वर में कहा, अच्छा हूँ, न जाने कैसा जी हो गया था। धनिया ने स्नेह से डूबी वत्सना से कहा, देह में दम तो है नहीं, काम करते हो जान देकर। लड़कों का भाग था नहीं, तुम तो ले ही डूबे थे। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, धनिया तो रो पीट रही थी। होरी ने आतुरता से पूछा, सचमुच तो रोती थी धनिया? धनिया ने पटेश्वरी को पीछे ढकेल कर कहा, इन्हें बकने दो तुम। पूछो यह क्यों कागज छोड़कर घर से दौड़ आए थे? पटेश्वरी ने चिढ़ाया, तुम्हें हीरा हीरा कहकर रोती थी, अब लाज के मारे मुकरती है। छाती पीट रही थी। होरी ने धनिया को सजल नेत्रों से देखा, पगली है और क्या, अब न जाने कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। दो आदमी होरी को टिकाकर घर लाए और चारपाई पर लिटा दिया। दादा दिन तो कुढ़ रहे थे कि बुआई में देर हुई जाती है, पर माता दिन इतना निर्दयी न था। दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और एक शीशी में गुलाब जल भी लेते आया और दूध पीकर होरी में जैसे जान आ गई। उसी वक्त गोबर एक मजदूर के सिर पर अपना सामान लादे आता दिखाई दिया। गांव के कुत्ते पहले तो भौंकते हुए उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए, और तालियां बजाती हुई दौड़ी। सोना भी दो तीन कदम आगे बढ़ी, पर अपने उछाव को भीतर ही दबा गई। एक साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील हो गया था। दुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपनी छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई। उसका हृदय गर्व से उमड़ा पड़ता था। आज तो वह रानी है, इस फटे हाल में भी रानी है। कोई इसकी आंखें देखे, उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर कितना बड़ा हो गया है और पहन ओढ़कर कैसा भला मानस लगता है। धनिया के मन में कभी अमंगल की आशा ना हुई थी। उसका मन कहता था, गोबर कुशल से है और प्रसन्न है। आज उसे आंखों से देखकर मानो उसके जीवन के धूल धक्कड़ में गुम हुआ रत्न मिल गया हो। मगर होरी ने मुंह फेर लिया था। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ अम्मा? धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी न करना चाहती थी। बोला, कुछ नहीं बेटा, जरा सिर में दर्द है, चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। कहाँ थे तुम इतने दिन? भला इस तरह कोई घर से भागता है? और कभी एक चिट्ठी तक न भेजी। आज साल भर के बाद जाके सुधि ली है। तुम्हारी राह देखते देखते आंखें फूट गई। यही आशा बंधी रहती थी कि कब वह दिन आएगा और कब तुम्हें देखूंगी। कोई कहता था मिरज भाग गया, कोई डमरा टापू बताता था। सुन सुनकर जान सूख जाती थी। कहाँ रहे इतने दिन? गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं गया था अम्मा, यह लखनऊ में तो था। और इतने नियरे रह के भी कभी एक चिट्ठी न लिखी। उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीज का बाट बखरा करने लगी थी, लेकिन झुनिया दूर खड़ी थी। उसके मुख पर आज
मन का सोच रंग झलक रहा। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया है, आज वह उसका बदला लेगी। आसमी को देखकर महाजन उससे वह रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसे बट्टे खाते में डाल दिए थे। बच्चा उन चीजों की ओर लपक रहा था और चाहता था सबका सब एक साथ मुंह में डाल ले, पर झुनिया उसे गोद से उतरने न देती थी। सोना बोली, भैया तुम्हारे लिए आईना कंघी लाए हैं भाभी। झुनिया ने उपेक्षा भाव से कहा, मुझे ऐना कंघी ना चाहिए, अपने पास रख रहे। रूपन ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली। ओहो, यह तो चुन्नू की टोपी है, और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। दुनिया ने टोपी उतारकर फेंक दी और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वह बालक को लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो करता है पहले झुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वहीं बैठ गया और चीजें निकाल निकाल कर हर एक को देने लगा। मगर रूपा इसलिए फूल गई कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं लाए, और सोना उसे चिढ़ाने लगी, तू क्या करेगी चप्पल लेकर, अपनी गुड़िया से खेल। हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तो मेरा चप्पल देखकर क्यों रोती है। मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ली। इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से घर आया था। वह गांव भर में बैना बंटवाएगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान था। वह चाहती थी हांडी उसके सामने रख दी जाए, वह कूद कूद कर खाए। अब संदूक खोला तो उसमें से साड़ियां निकलने लगी। सभी किनारेदार थी, जैसे पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती थी, मगर हैं बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियां भाला के दिन चलेंगी। बड़े आदमी जितनी महीन साड़ी चाहे पहने, उनके मेहरियों को बैठने और सोने के सिवा और कौन काम होती है। यहाँ तो खेत खलिहान सभी कुछ है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। धनिया प्रसन्न होकर बोली, यह तुमने बड़ा अच्छा किया बेटा, इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था। गोबर को इतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाजा हो गया था। धनिया की साड़ी में कई पेंदे लगे हुए थे। सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी और उसमें से उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों तरफ झालरें सी लटक रही थी। सभी के चेहरे रूखे, किसी के देह पर चिकनाहट नहीं। जिधर देखो विपन्नता का साम्राज्य था। लड़कियां तो साड़ी में मगन थी। धनिया को लड़की के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा आटा सांझ के लिए सच कर रखा था। इस वक्त तो चबैने पर कटती थी, मगर गोबर, अब वह गोबर थोड़े ही है, उसको जौ का आटा खाया भी ना जाएगा। परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार लाई। इधर महीने से वाइन एक पैसे की चीज भी उधार न देती थी, पर आज उसने एक बार भी ना पूछा पैसा कब दोगी। उसने पूछा, गोबर तो खूब कमा के आया है ना। धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं, खुला दे दी। अभी मैंने भी कुछ कहना उचित न समझा। हाँ, सबके लिए किनारदार साड़ियां लाया है। तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौट आया, मेरे लिए तो यही बहुत है। दुलारी ने आशीष दिया, भगवान करे जहाँ रहे कुशल से रहे। माँ बाप को और क्या चाहिए। लड़का समझदार है और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपए अभी ना मिले तो ब्याज तो दे दो। दिन दिन बोझ बढ़ ही तो रहा है। इधर सोना चुन्नू को उसका फाक और टोप और जूता पहनाकर राजा बना रही थी। बालक इन चीजों को पहनने से ज्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर और धुनिया में मान मनोबल का अभियान हो रहा था। धुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली, फिर न खोज न खबर कि मरती है या जीती है। साल भर के बाद अब आकर तुम्हारी नींद टूटी है। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं कोई और ताक ली होगी। सोचा होगा एक घर के लिए है ही, एक बाहर के लिए भी हो जाए। गोबर ने सफाई दी, दुनिया मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरती थी। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेता जाऊंगा, इसलिए आया हूँ। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे। दादा तो मेरी जान लेने पर ही उतारू थे। सच, तीनों जने यहाँ चढ़े आए थे। अम्मा ने ऐसे डांटा कि मुंह लेकर चले गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती और दादा कुछ बोले नहीं।
दादा अकेले किस किस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे, लेकिन दादा ही भलमनसी में आ गए। और लोग क्या करते, तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है, खेती बाड़ी सब टूट गई, थोड़ी सी पंडित जी महाराज के साझे में है, ऊख बोई ही नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपए थे, उसकी गर्मी यूं ही कम न थी। यह हाल सुनकर तो उसके बदन में आग ही लग गई। बोला, तो फिर मैं पहले उन्हीं से जाकर समझता हूँ, उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार पर से बैल खोल ले जाएं, या डाका है, खुला हुआ डाका, 3-3 साल को चले जाएंगे तीनों। जो न देंगे तो अदालत से लूंगा, सारा घमंड तोड़ दूंगा। वह उसी आवेश में चला था कि झुनिया ने पकड़ लिया और बोली, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है, कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई, पंचायत ने 80 रुपए डांड लगाए, 3 मन अनाज ऊपर, उसी में तो और तबाही आ गई। सोना बालक को कपड़े जूते पहनाकर लाई, कपड़े पहनकर वह जैसे सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में ले लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद न आया। उसका रक्त खौल रहा था और कमर के रुपए आंच और तेज कर रहे थे। वह एक एक से समझेगा, पंचों को उस पर डांड लगाने का अधिकार क्या है, कौन कह होता है कोई उसके बीच में बोलने वाला। उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगड़ा। अगर इसी बात पर वह फौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएं, सारी गृहस्थी तहस नहस हो जाए। क्या समझ लिया है उसे इन लोगों ने। बच्चा उसकी गोद ने जरा सा मुस्कुराया, फिर जोर से चीख उठा जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। झुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से ले लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो। किस सोच में पड़ गए, यहाँ सबने लड़ने लगो तो एक दिन निबाह ना हो। जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी है। पैसे ना हो तो उस पर सभी रौब जमाते हैं। मेरा गधापन था कि घर से भागा, नहीं देखता कैसे कोई एक ढेला डांड लेता है। शहर की हवा खा आए हो तभी से बातें सोचने लगी हैं, नहीं घर से भागते क्यों। यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दाता दीन, झिंगुर सिंह सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपए निकाल लूं। रुपए की बहुत गर्मी बढ़ी है साईं, लाओ निकालो, देखो कितने दिन में क्या कमा कर लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया, हाँ अब तुम चलोगे तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गए। अम्मा जाने देंगी तब तो। अम्मा क्यों ना जाने देंगी, उनसे मतलब। वाह, मैं उनकी राजी बिना ना जाऊंगी, तुम तो छोड़कर चलते बने। और मेरा कौन था यहाँ, वह अगर घर में ना घुसने देती तो मैं कहाँ जाती। जब तक जीऊंगी उनका जस्ट गाऊंगी। और तुम भी क्या परदेश ही करते रहोगे, और यहाँ बैठकर क्या करूंगा। कमाओ और मरो, उसके सिवा यहाँ क्या रखा है। थोड़ी सी अकल हो और आदमी काम करने से ना डरे तो वहां भूखा नहीं मर सकता। यहाँ तो अकल कुछ काम ही नहीं करती। दादा क्यों मुझसे मुंह फुलाए हुए हैं, अपने भाग बखानों की मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि उस क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल कर देते। तो तुम ही खूब गालियां देते होंगे। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी, लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से, मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं, बहू को कुछ न कहना, तुम्हारे पास सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि इसे घर में बैठाकर आप न जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है, ऊख के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए। अब तो मजूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए, रोना पिटना मच गया। तब से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव का दिग्विजय करने लगा। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कराया, फिर और मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन न था। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झिंगुर सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोकने लगा। जिसने मिला उसे उसका आदर किया और योग्य ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया था। सहसा झिंगुर सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला, मगर ना सलाम किया ना बोला। वह ठाकुर को दिखा देना चाहता था, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुर सिंह ने खुद ही पूछा, कब आए गोबर, मजे में तो हो, कहीं नौकर थे लखनऊ में।
गोबर ने हेकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था, नौकरी है तो गुलामी, मैं व्यापार करता था। ठाकुर ने कौतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा। कितना रोज पैदा करते थे? गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उसके ऊपर चलाया। यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे। कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए, इससे बेसी नहीं। झिंगुर बहुत नोच घसोट करके भी 25-30 से ज्यादा न कमा पाते थे, और वह गंवार लौंडा 100 रुपए कमाने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से उस पर रौब जमा सकते थे? वर्ण में वह जरूर ऊंचे थे, लेकिन वर्ण कौन देखता है? उससे स्पर्धा करने का यह अवसर नहीं। अब तो उसकी चिरौरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता था। बोले, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा, जो खर्च करते बने। गांव में तो 3 आने भी नहीं मिलते। भवनिया उनके जेठ पुत्र का नाम था। वो भी कहीं कोई काम दिला दो तो भेज दो, न पढ़ा न लिखा, एक न एक उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनीमी खाली हो तो बताना, नहीं साथ ही लेते जाना। तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी हो। कुछ गम नहीं, हाँ 4 पैसे की ऊपर की गुंजाइश हो। गोबर ने अभिमान भरी हंसी के साथ कहा, यह ऊपरी कमाई की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी ना करें पेट नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के गले बांध तो दूं, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वह तो मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इलम की कदर नहीं है, ईमान की कदर है। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। झिंगुर मन में ऐंठ कर रह गए। लौंडा कितने घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का अवतार हो गया हो। इसी तरह गोबर ने दाता दीन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो हो गोबर, सुना वहां कोई अच्छी जगह पा गए हो। माता दीन को भी किसी हीले से लगा तो दो ना, भांग पीकर पड़े रहने के सिवा यहाँ और कौन काम है? गोबर ने बताया, तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है महाराज? जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ, कुछ न कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गमी में लो, खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो। किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डांड लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता, क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर? कि साथ ले जाने की कोई जुगत निकल गई है। दाता दीन ने देखा गोबर कितनी मिठाई से बोल रहा है, अदब और लिहाज जैसे भूल गया। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को उमड़ते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूछें उखड़वा कर भी हंसते हैं, उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोला, लखनऊ की हवा खाके तो बड़ा चंट हो गया है गोबर। ला क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब तो रहोगे कुछ दिन? हाँ, अभी तो रहूंगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डांट के बहाने मेरे 150 रुपए हजम किए हैं। देखूं कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी मुझे जात बाहर करती है। मैं धमकी देकर वह आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रौब में डाल दिया। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है जिसके काटे का मंतर नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई, पटवारी के काम भी जरा गरम कर दो। बड़ा मुतफन्नी है दादा, बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे। कारिंदे से मिलकर असमियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसकी खेत जोत दो। अपनी सिंचाई पीछे करो, पहले उसकी सिंचाई कर दो। गोबर ने मूंछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई? साल भर में भूले थोड़े ही हैं, यहाँ मुझे रहना ही नहीं है। नहीं एक एक को नचा कर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग घुटे, दूधिया भी, नमकीन भी और रंग के साथ कालिक भी बने, और मुखियों के मुंह पर कालिक ही पोती जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद उड़ाई जाए। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं। गोबर भाई कमा कर आए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर न बांध दे, उसे चैन नहीं। वह लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कतर स्वर में कहा,
राड मत बढ़ाओ बेटा, भोला गोई ले गए, भगवान उनका भला करे। लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में ना बोलो, उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 100 की ही थी। वह कहते रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते, या जो चाहते कहते। हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए? और तुम्हें क्या हुआ? इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपए डाल के भरे। यह है गऊ होने का फल? मेरे सामने जोड़ी खोल ले जाते तो देखता, तीनों को यहाँ जमीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक न करता। देखता कौन मुझे बजादरी से अलग करता है। लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की बात फिर झुका लिया। लेकिन धनिया यह अनीत कैसे देख सकती थी? बोली, बेटा तुम भी अंधेर करते हो। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निवार होता। जवान लड़की बैठी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना है कि नहीं? मरने जीने में आदमी बिरादरी। गोबर ने बात काटी। हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था। फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ था? बोलो। इसलिए कि घर में रोटी न थी। रुपए हो तो ना हुक्का पानी का काम आता है, ना जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था, लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बातें करता है। उसकी वक्त बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया था। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चला चलूं? मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ दादा, डरो मत, मेरी ओर कानून है। मैं क्यों लड़ाई करने लगा? मैं भी चलूं तो कोई हर्ज है? हाँ, बड़ा हर्ज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी ना हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लेकर बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूँ, तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं? भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। भगवान ही कुशल करे। अब किससे कहूँ? दौड़कर गोबर को पकड़ ले, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक छीड़ सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर कितनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वह डांट कर कह देता, भोला के घर मत जाओ, तो गोबर कभी न जाता। और अब उससे दौड़ा भी नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे थे। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कौड़ियां समेट कर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे ये तो गोवर्धन है। गोबर ने कहा। जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूँ। राम राम, आज ही आया हूँ। सोचा चलूं सबसे मिलता जाऊं, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मजे से निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि 1-2 आदमी मिल जाए तो लेते आना, चौकीदारी के लिए चाहिए। मैंने कहा, सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाले नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रौब में आ गया। उसे कभी चमरौधे जूते के मयस्सर न हुए थे और गोबर चमाचम बूट पहने हुए था। साफ सुथरी धारीदार कमीज, साबले हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ था। फटेहाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव कुछ तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा खुचा अब शांत हो गया। जुआड़ी था ही, उस पर गांजे की लत, और घर में बड़ी मुसीबत से पैसे मिलते हैं। मुंह में पानी भर आया। बोला, चलूंगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूँ। कई रुपए मिलेंगे। गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी कुछ चिंता ना करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है। जो चाहोगे वह हो जाएगा। हमने सोचा, जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाए? जंगी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा? काम चाहे चौकीदारी करो, चाहे तगादे पर जाओ। तगादे का काम सबसे अच्छा। आसमी से ठग गए, आकर मालिक से कह दिया, घर पर है नहीं, चाहो तो रुपए 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है। जगह की कौन कमी, पूरा महल पड़ा है। पानी का नल, बिजली, किस बात की कमी है?
कामता है कि कहीं गए हैं, दूध लेकर गए हैं, मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता। कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ न कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ हाँ, बेखटके चलो, होली के बाद तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करके भोला के द्वार पर जा पहुंचे। भोला बैठे सुतली काट रहा था। गोबर ने लपक कर उसके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भर गया। बोला, काका, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर, कि तुम्हारा सिर काट लूं तो भी पाप ना लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूँ। जाओ, जैसे मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान देंगे। कब आए। गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृतांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक न एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा तो करेगा, न किसी को कुछ दे, अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो 1-2 साल में आदमी हो जाएगा। हाँ, जब इनसे रहते बने सिर पर आ पड़ती है तो आदमी अपना आप संभल जाता है। तो कब तक जाने का विचार है। होली करके चला जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूं तो निश्चिंत हो जाऊं। होरी से कहो अब बैठ के राम राम करे। कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए वहां किसी वैद्य से तो तुम्हारी जान पहचान होगी। खांसी बहुत दिख रही है, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे हाल कह के दवा बनवा कर भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को। नहीं बेटा, रात को। आंख नहीं लगती। नहीं वहां कोई डॉल हो तो मैं भी वहीं चलकर रहूं। यहाँ तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। रोजगार का जो मजा वहां है काका, यहाँ क्या होगा। यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता, हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है। वहां 5-6 सेर के भाव से चाहो एक घड़ी में मानो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया था। भोला ने एकांत देकर कहा, और भैया, अब इस जंजाल से जी उब गया है। जंगी का हाल देखते ही हो, कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहाँ तक हाय हाय करूं, रोज लड़ाई झगड़ा, किस किस से गांव सहलाऊं। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटा पानी भी नहीं पूछता। पगहिया टूट गई है, मुद्दा किसी को इसकी सुधि नहीं है। जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है। 10 सेर दूध तो मैं ही निक लेता हूँ। तुम्हें किसी तरह का कष्ट ना हो। मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे। इसे लेते जाओ तो मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। रुपए कहीं बाहर थोड़ी हैं बेटा, घर में ही तो हैं। बिरादरी का ढकोसला है। नहीं, तुम में और हम में कौन भेद है। सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए कि झुनिया भले घर में है, आराम से है, और मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी और दही की 2 हांडियां लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। इसी के साथ गोदान का भाग भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।